काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने जाना अस्सी के जन्म की कथा। अस्सी घाट पर अलाव जलाकर अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए राजकिशोर बताते हैं कि आज भले ही अस्सी को पूरबियों का जम्बूद्वीप कहा जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा था, यदि अतीत में हम देखें तो काशी क्या था, एक महाशमशान था। यहाँ पर सिर्फ मुर्दे लाए जाते थे और जलाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जंगल होने की वजह से लकड़ियां बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी, और फिर गंगा का घाट होने की वजह से अस्थियों को बहाना बहुत आसान था। फिर कैसे धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और यहाँ पर हर राज्य के लोग आए और हर जाति के लोग आए और अपने अपने हिसाब से उन्होंने बसावट की। अंत में मुगलों ने जहां कहीं भी जगह देखी, उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज बना ली यहाँ पर। फिर किस तरीके से धीरे धीरे आजादी तक तो ठीक था, और आजादी के बाद जब जमींदारी उन्मूलन प्रथा का शुरुआत हुई, तब जमींदारों से जमींदारी छिन गई और पंडे पुजारी जो इन राजा महंतों के ऊपर और जमींदारों के ऊपर अपना गुजर बसर करते थे, उनका गुजर बसर होना मुश्किल हो गया, क्योंकि जमींदारी छिन जाने की वजह से जमींदारों के खुद के जीवन यापन के लाले पड़ने लगे थे। फिर धीरे धीरे किस तरीके से विहिप और भाजपा की सरकार बनने के बाद अंग्रेजों का आना जाना यहाँ बहुत बढ़ गया और अंग्रेजी निवेश भी जो है वो बढ़ने लगा। एपिसोड का अंत हमने किया था पप्पू चाय वाले की दुकान में, जहां पर डॉक्टर गया सिंह जो है वो तिगटा अखबार के ऊपर मूंगफली के छिलके छीलकर मूंगफलियां खा रहे हैं, तो उसे वहीं से पिक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तीसरी कथा का 8वां भाग आज हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी बनाने के लिए एक लाइन पीछे से शुरू कर रही हूं, चलिए। मित्रों, आगे ये ना पूछिए कि अलाव कब तक चलता रहा और गदर कब तक चलता रहा, पूछिए यह कि उस दड़बे में क्या हुआ जिसमें डॉक्टर गया सिंह तिगटा पर मूंगफली फोड़ रहे थे। अब इसके आगे 8वां भाग कंटिन्यू। मित्रों, में शून्य काल था दड़बे की लोकसभा का, जब संत साधु बेला गली के एक मकान में मुर्गी की टांग से जूझ रहे थे। असंत मूंगफली और भूंजा खा रहे थे और भोंगे दुकान के बाहर चाय सुड़क रहे थे। यह शांति सूरदास मिठाईलाल के मनमाफिक थी। एक दिन पहले गांव से लौटे थे और उनके चेहरे के तेज को देखकर लगता था कि ट्रेन में अच्छी कमाई हुई है। उन्होंने पहले मेज पर तबला बजाया, फिर मुंह से तबले के बोल निकाले, फिर कहीं से रोक टोक ना देकर जाने किस जमाने की पुरानी धुरानी कव्वाली शुरू कर दी। हर हाल में जो खुशहाल रहे मस्ताना उसी को कहते हैं। इस बीच दड़बे में सिर्फ 2 ही आवाजें उठती गिरती रही, मूंगफली फोड़ने की और मिठाई लाल के गले की। जिस समय परवाना दीवाना मैखाना से होते हुए वे जो चाय पिलाए घलुए में मर्दाना उसी को कहते हैं पर पहुंचे, उसी समय एक अंग्रेजन के साथ नेता अशोक पांडे ने प्रवेश किया। मांग में भरपूर सेनूर और माथे पर बड़ी चमकती टिकुली, लाल साड़ी और छींट का ब्लाउज, साड़ी पहनी हुई नहीं जैसे तैसे लपेटी हुई और लंबाई के हिसाब से उठपटांग, ब्लाउज भी लंबाई में छोटा और साइज में ढीला ढाला, पीठ आधी खुली हुई, ब्रा विहीन छातियां काफी वाचाल लगी दड़बे को। चेहरे से उग्र कोई 45 के आसपास लग रही थी। ब्रह्मानंद सहोदर की पलकें खोलने में थोड़ी मशक्कत हुई। अशोक ने उनकी ओर इशारा करते हुए परिचय दिया, पोएट लॉरिएट ऑफ 80। लॉरिएट नहीं, लांडिएट, गया सिंह ने संशोधन किया। जी क्षमा प्रार्थी हूं। अंग्रेजियन ने भव्य मुद्रा देखी और मुस्कुराते हुए चरण स्पर्श किया। बस बस वहीं तक, आगे डेंजर जोन है। वह भी हंसी और अशोक भी। सहोदर जी, आप बनारस पर किताब लिख रही हैं, हफ्ते भर से लगा हुआ हूं इनके साथ, अशोक ने कहा। बालक, साथ लगने से कुछ नहीं होता, आगे लगो चाहे पीछे लगो, जैसी प्रवृत्ति हो तब होता है। तो इनके हर वाक्य में जो है वो द्विअर्थी संवाद होते हैं। बड़े मजाकिया हैं आप तो, कहते हुए वे अशोक के बगल में उनके सामने वाली बेंच पर बैठ गई। दड़बे में उसे आश्चर्य से सबने देखा। इतनी अच्छी हिंदी बिना अटके हुए किसी विदेशी को बोलते पहली बार सुन रहा था दड़बा। बेहतर हो 80 और विदेशियों के रिश्ते को जान लें आप। सन 80 के जमाने में बनारस में या तो टूरिस्ट बसों में सैलानी दिखाई पड़ते थे, या विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्र। नगर उन्हें बड़ा कौतूहल से देखता था। उनके अजीबोगरीब लिबास, कंधे पर लटके कैमरे, कानों में लगे वॉकमैन, उनकी गिटपिट भाषा, छात्र छात्राएं अक्सर आते थे
80 पर इस दड़बे में अपने भारतीय दोस्तों के साथ मौज के लिए, रंगपानी के लिए, भंग के मजे के लिए, बहस और नोक झोंक का तमाशा देखने के लिए उनके इस आने बैठने जाने का संतों पर कोई असर नहीं पड़ता था। वे अपनी बहसों में मशगूल रहते थे। धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया, शायद राजनीतिक बहसों की बोरियत के कारण, शायद इस कारण कि यहाँ इंटेलिजेंस के आदमी भी आया करते थे। और आज तो सैकड़ों हजार की तादाद में विदेशी हैं और ऐसा कोई देश नहीं जिसके 2-4 लड़के लड़कियां न हो यहाँ। वे घूमते रहते हैं सड़क पर, फुटपाथ पर, दुकानों पर, घाट पर, बनारसी लिबास में, गंजी, लुंगी, गमछा, निक्कर, जुल्ला, चोंगा, किसी भी पहनावे में मटरगश्ती करते हैं। वे किसी भी टटपूंजिया दुकान पर चाय पी लेंगे, लेकिन जाने क्या है कि इस भीड़ वाली दुकान पर आने से बचेंगे और इसकी परवाह भी नहीं करता कोई। आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही हैं? ब्रह्मानंद बोले। अरे आप नहीं जानते क्या? आप ही हैं कैथरीन शर्मा, बाबा की बीवी। अशोक ने परिचय दिया जैसे दड़बे में बैठे सभी लोग जानते हों। ब्रह्मानंद कुछ देर सोचते रहे। किस बाबा की वे? सैकड़ों बाबा तो इसी 80 पर हैं। बार-बार बाबा? ब्रह्मानंद का मुंह देर तक खुला रहा। उसके बाद उसमें से निकला, ओह, तो बार-बार बाबा। अब बार-बार बाबा अगला टॉपिक है। अब ये बार-बार बाबा कौन है? यदि आपको जानना हो तो ये डिस्कोर्स सुनने के साथ साथ मोहल्ला 80 भी देखिए। कैथी का प्रोजेक्ट जानने से पहले बार-बार बाबा के बारे में। बार-बार बाबा का नाम लाड़े राम शर्मा था, लेकिन यह उनका असल नाम न था। लाड़े राम घाट का शब्द है। इसका अर्थ है टका, रुपया, पैसा। का करी रेती, का करी मेला, लाड़े राम गुरु, बाकी सब चेला। तो पैसों के लिए लाड़े राम पंडों के बीच का कूट शब्द है। का गुरु आज सवेरे से लाड़े राम का मुंह नहीं देखा का? तो रुपए को लाड़े राम कहा जाता था। ये वहां का लोकल भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। ये लाड़े राम नाम नाके राम शर्मा के लिए कब चल पड़ा कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई जानता था कि चौराहे पर एक हेयर कटिंग सैलून था। हजारी चाय वाले के बगल में। सैलून में जगह बस इतनी थी कि एक बेंच डाला जा सके और उसके आगे काठ की कुर्सी और सामने की दीवार पर शीशा। कुर्सी और बेंच के बीच में खड़ा होकर नाई दाढ़ी मूंछ बाल काट सके और गाहक बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सके। लेकिन ऐसी नौबत शायद ही कभी आई होगी कि जब किसी ग्राहक को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा हो। क्यों? क्योंकि चौराहे पर ही 3-4 और भी सैलून थे, पुराने और जमे जमाए। लिहाजा सैलून की बेंच नाके राम उर्फ नक्का के ही बैठने के काम आती थी। हाँ, सोमवार को जब बंदी का दिन होता था, नक्का व्यस्त हो जाता था रिक्शे, ठेले वालों और किरानियों की दाढ़ी मूंछ पर। उसी दिन बेंच के दिन भी लौटते थे। इस तरह कब तक चलता? लिहाजा सैलून बंद हो गया और एक दिन उस पर न बोर्ड दिखाई पड़ा, जनरल स्टोर। नक्का कहाँ गया? ना किसी को दिलचस्पी थी, न किसी को पता। किसी को नहीं पता चला कि कब नक्का दोबारा एक चमड़े के थैले में शीशा, कंघी, उस्तरा, कैंची, नहन्नी, शेविंग क्रीम लिए हुए 80 घाट पर आया और नाके राम शर्मा से लाड़े राम शर्मा हो गया। वह 90 के आसपास की बातें हैं। उसी घाट पर जगन्नाथ मल्लाह भी था जो इक्का दुक्का विदेशी सैलानियों को 80 के राजघाट तक की सैर कराता था गंगा में। ऐसे वक्त में कभी कभी नक्का भी साथ हो लेता था जग्गू के। विदेशी इन्हीं की देखरेख में घूमते भी थे और साथ साथ खाते पीते भी थे। घाट पर, नगर में, सारनाथ, मिर्जापुर की दरियों और पिकनिक स्पॉटों पर कहते हैं कुछ एक बार इन्होंने थानों की भी सैर की थी, चरस, हीरोइन और अफीम की रिपोर्ट पर। लेकिन घाट के लोग यही बताते हैं कि जग्गू और नक्का में सिर्फ गांजे की ही दोस्ती थी बस। कैथरीन से लाड़े राम की मुलाकात यही हुई थी 80 घाट पर। अंग्रेजी के सिवा दूसरी भाषा न जानने वाली, सारनाथ पर किताब लिखने की इच्छा रखने वाली, पतली, सुंदर, भरी पूरी अमेरिकी युवती और उससे 10 साल छोटे सुगठित काठी के लंबे लाड़े राम। प्रेम का अखुआ इनके बीच कब और कैसे फूटा किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। ये जानकारी बहुत देर बाद मिली कि कैथरीन के सामने 2 समस्याएं आई थी, वीजा की और आवास की।
तो संयोग से लाड़ेराम का परिचय यूनिवर्सिटी में हिंदी डिप्लोमा पढ़ाने वाले प्रोफेसर से था। वे हर तीसरे दिन दाढ़ी बनाया करते थे उनके घर जाकर। प्रोफेसर साहब ने डिप्लोमा में उनका एडमिशन कर लिया था। कैथरीन को स्टूडेंट वीजा मिल गया। आवास की समस्या हल कर दी थी जगन्नाथ ने, अपनी एक कोठरी खाली करके। इस तरह कैथरीन ने अगले 2 वर्षों में हिंदी और इंडियन फिलॉसफी सीखी और लाड़ेराम ने अंग्रेजियन की भाषा। उनकी रुचियां, इच्छाएं, जरूरतें और सपने। लाड़ेराम कम पढ़ जरूर थे लेकिन तजुर्बेकार थे। उन्होंने चौराहों, गलियों और घाटों पर उस्तरे और कैंचियां चलाई थी। उनके साथ गांचे का दम लगाया था और चरस हीरोइन का स्वाद भी चखा था। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मल्टी नेशनलाइजेशन और भी दूसरे सारे आइजेशनों को विद्वानों ने अपने ढंग से समझा होगा, लाड़ेराम ने अपने ढंग से समझा। उन्होंने अपने तजुर्बे से समझा कि नगर के बड़े बड़े होटलों और लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने वाले अंग्रेजियन दूसरे हैं और घाट पर गंजी कुर्ता और लुंगी में बैठने वाले और फुटपाथ पर चाय पीने वाले दूसरे। तो वर्ग संघर्ष जो है अंग्रेजों के बीच का भी, वो लाड़ेराम की समझ में आ गया था। क्या वे सचमुच उकताए, घबराए, भागे हुए लोग हैं मशीन और मनी से, ऐशो आराम की जिंदगी से, दौलत की दलदल से? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि 80 के अंग्रेजियों की एक खास उम्र थी, 30-35 के करीब। इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र मंत्र, ध्यान, योग, साधना, ये सब के सब उनके शौक भी हो सकते थे और मजबूरी भी। ज्यादातर अपने मनी ऑर्डर का इंतजार करते थे, बेकारी भत्ते के रूप में मिलने वाले $1000 का। 80 पर एक आदमी के लिए $100 ही कम नहीं थे महीने में। चाहे जैसे रह लो, चाहे जहां खा लो, चाहे जहां सो लो, यहाँ $1000 माने अमीर। लेकिन उनके यहाँ क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुमकिन है? वहां $1000 हमारे यहाँ पर बहुत करेंसी हो सकती है, लेकिन अमेरिका में इसकी कोई कीमत नहीं है। वहां पर वे लोग भी गरीब की श्रेणी में आते हैं, $1000 कमाने वाले। वे आते और मेलजोल के लिए छोटी और निचली जातियों को ही चुनते। इसकी दूसरी भी वजह हो सकती थी, लेकिन यह तय है कि जो सेवा और इज्जत इनको इनसे मिलती थी, मतलब छोटी जाति वालियों से मिल रही थी, वह ना तो ऊंची जाति वालियों से मिलती और न उन्हें अपने देश में। लाड़ेराम को लगा कि ये अपने घर और देश और समाज में उसी तरह कचड़ा हैं जैसे हम अपने समाज में। बहरहाल आगे का किस्सा यह है कि कैथरीन ने डिप्लोमा की पढ़ाई खत्म की और इधर उसके साथ लाड़ेराम लापता। किसी को क्या पड़ी थी कि पता करता वे कहां गए हैं, क्या करने गए हैं। कभी किसी ने पूछा भी तो जगन्नाथ ने बताया कि वे सधुआ गए हैं और अज्ञातवास पर चले गए हैं। वे लौटे सालों बाद हिमालय से कैथरीन के साथ एकदम बदले हुए, धज ऐसी की कोई पहचान न पाए, घुटनों तक गेरुआ रंग का लंबा चोंगा, गेरुआ लुंगी, साईं बाबा जैसे छितराए घुंघराले बाल, दाढ़ी, मूछ सपाचट, निखरा दमकता रंग। कौन कह सकता था कि किसी जमाने में ये नाके राम और लाढ़े राम रहे होंगे। अब वे बार बाबा थे, योगी राज और जग प्रसिद्ध तांत्रिक, आगे पीछे 10-12 अंग्रेज चेले चेलियां। गंगा पार 7 एकड़ फार्म में उनका योगाश्रम बनना शुरू हुआ था, जो साल भर बाद पूरा होने से पहले ही तैयार हो गया। बाबा विदेशियों में जितने पॉपुलर हो गए थे, इसका पता लोगों को इससे चलता था कि जो भी अंग्रेज स्टेशन पर उतरता, योगाश्रम का ही पता पूछता था। भला ये कैसे हो सकता था कि उस पार इतनी बड़ी घटना हो और इस पार 80 चुप। दड़बे में बाबा के अज्ञातवास के दिनों के कारनामों के बारे में रोज नए नए किस्से, अपनी आंखों देखने वालों की जुबान से सुने किस्से। उनमें से एक आप भी सुन लीजिए। अमेरिका में मियामी बीच पर एक भव्य समारोह आयोजित हुआ था बाबा के सम्मान में। लाखों की भीड़ थी। अगली पांतों में हॉलीवुड के साथ प्रसिद्ध सितारे और सितारिने, बाबा की योग साधना का डिमॉन्स्ट्रेशन था उस रात। मंच पर 1 क्विंटल 21 किलो अष्ट धातु का ग्लोब रखा था।
राष्ट्रपति क्लिंटन और पत्नी हिलेरी ने उद्घाटन किया। बाबा ने योग साधना के बल पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने हथियार विद इन ब्रैकेट लिंग से ग्लोब को उठाया और मंच से नीचे बालू पर फेंक दिया। तो मतलब कितना बताया है? 1 क्विंटल 21 किलो। मतलब कितना हो गया 1 क्विंटल? आप खुद ही सोच लीजिए, इतना भारी ग्लोब अपने लिंग से उठाकर फेंक दिया। वह ग्लोब आज भी व्हाइट हाउस में रखा हुआ है और यह योगाश्रम उसी इनाम की रकम से बना है। यहीं से इंडिया की धाक जम गई दुनिया में, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब मोहल्ले को बाबा का आशीर्वाद मिला और घाट के मकान होटल और लॉज बनने लगे, घर घर नृत्य भाषा शिक्षण केंद्र खुलने लगे, हर मकान में 1-2 दरिया दिल किराएदार आने लगे, निठल्लों के लिए काम निकलने लगे, तब बर्बर बाबा के डिमॉन्स्ट्रेशन और चमत्कारों के चर्चे मध्यम पड़ने लगे। अलबत्ता उनकी जगह दूसरी चर्चाओं ने ले ली कि बाबा CAI का एजेंट है, आश्रम चरस, हीरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर और विदेशी असलहों की तस्करी का अड्डा है। लेकिन सब झूठ। कई बार छापे पड़े, लेकिन सब झूठ। तो मित्रों, इतनी लंबी चौड़ी फालतू बकवास के बाद नतीजा क्या निकला? यही कि बार बार बाबा विदेशियों को योगा सिखाते हैं और उनकी पत्नी कैथरीन शर्मा किताबें लिखती हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हो सके तो मोहल्ला 80 देखिए, क्योंकि जो सीक्वेंस आज मैंने पढ़ा है वो जस का तस मोहल्ला 80 में फिल्माया गया है। उसे देखना मत भूलिए। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करना भी ना भूलें। एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।